नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और नई धारा संवाद के एक और एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ आज के संवाद का सूत्रधार और आज हम संवाद कर रहे हैं हिंदी के सुपरिचित कथाकार संजीव जी से। संजीव जी की जितनी गति कहानियों में है, उतनी ही उपन्यासों में है और हम संजीव जी के साथ अपने इस संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक संजीव जी का छोटा सा परिचय आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। संजीव जी की पैदाइश उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बांगर कला गांव की है और आप 1947 में 6 जुलाई को वहाँ पैदा हुए और पढ़ाई लिखाई और नौकरी का एक कहा जाए जीवन का एक बड़ा हिस्सा वो पश्चिम बंगाल में बीता, कुल्टी में। अब तक करीब 200 से ज़्यादा कहानियाँ और 1 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास आप रच चुके हैं। इनके उपन्यासों में किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की दूब, जंगल जहां शुरू होता है, आकाश चंपा, रह गई दिशाएं इसी पार, फांस, प्रत्यंचा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं और हम अपने संवाद के क्रम में इन पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा संजीव जी की कहानियों पर कुछ फिल्में भी बनी हैं जिनमें इनकी एक कहानी है फुलवा का पुल, तो आंशिक तौर से श्याम बेनेगल की फिल्म वेल्डन अब्बा इस पर आधारित है। इसके अलावा सावधान नीचे आग है जो उपन्यास है, उस पे काला हीरा नाम से एक टेलीफिल्म बनी थी। प्रकाश झा के प्रोडक्शन में भी हिमरेखा कहानी पर एक फिल्म बनी। आपको अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए हैं जिनमें पहल सम्मान, भिखारी ठाकुर लोक सम्मान, इंदु शर्मा स्मृति अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कथाक्रम सम्मान वगैरह शामिल हैं। संजीव जी, इस नई धारा संवाद में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। तो हम लोग अपनी बातचीत को थोड़ा परंपरागत ढंग से ही शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला सवाल मेरा ये है कि ये जानना दिलचस्प होगा कि जुलाई 1947 की आपकी पैदाइश है और अगस्त 47 में देश आजाद हो रहा है, तो आपका जो बचपन सुल्तानपुर के एक गांव में एक बच्चा जो आज़ादी के ठीक पहले पैदा हो रहा है, उसके बचपन की जो स्मृतियां हैं, तो ऐसा लगता है मुझे कि उसमें देश, आज़ादी, लोकतंत्र, गांधी, नेहरू, विभाजन, ये सारे शब्द आपके बचपन में कहीं आए होंगे, कहीं इनसे कोई वाबस्ता रहा होगा आपकी जिंदगी का, आपके बचपन का। तो एक सवाल तो मेरा इस तरफ है और इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल ये भी है कि आपका मतलब भारत आजाद तो हो गया लेकिन गांव तो इसके एक जो सामंती जकड़न थी उसमें तो बंधे हुए थे, तो उस दौर का गांव आपका, उसकी क्या स्मृतियां हैं? तो इन दोनों सवालों को आप एक साथ नत्थी करके भी बात कर सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी। देखिए अवधेश जी, देश आज़ाद अवश्य हो गया होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं है। मेरी जन्म की तिथि भी पता नहीं है, क्योंकि ये सब काल्पनिक कुछ कुछ है, अनुमान से जो होता है गांव में। और काफ़ी दिन गुजर गए ऐसे ही। वो दिन क्या याद करूं। मैं नंग धड़ंग इधर उधर भटकता हुआ बच्चा, एक गरीब घर का, एक गरीब गांव का बच्चा,
उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं, वो अजीब ढंग की हैं। उसमें ना आज़ादी का कोई स्वप्न है, ना कोई दृश्य है। बिल्कुल समझिए कि कोरा और स्वतः निर्मित कल्पनाओं और संस्मरणों का एक चित्र दिमाग में जो बना, फिर मैं वहाँ से, चूँकि वो गाँव था, निपट गाँव, सामंती परिवेश का गाँव, हमारे गाँव ब्राह्मणों का गाँव था, जिसमें ब्राह्मण डोमिनेटेड थे। हम लोग एक तरह से उनके एक क्या कहें, उनके साथ, बच्चों के साथ खेलना, कूदना और उसी तरह के संस्कारों में ढलना। तो काका हमारे थे, थोड़े प्रोग्रेसिव थे। बाद बाकी लोग तो पश्चिम बंगाल के एक स्थान है कुल्टी, जो आसनसोल में पड़ता है। आसनसोल का वो सबसे पहला भारत का इस्पात कारखाना था, लेकिन निपट देहात ही समझिए, कोई खासियत उसकी नहीं थी। फिर भी इस्पात कारखाना, और लेकिन उसकी खासियत ये थी कि वो एक गांव ही था, एक विराट गांव, जिसमें रायपुर, बिलासपुर से लेकर के आरा, बलिया, छपरा, गोरखपुर और ये सब तमाम जो ये हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल और दूर-दूर के सब गाँव ही थे। तो मैंने पहली बार एक तरह से देखा, गाड़ी की गंध सूँघी, लोगों को एक अलग नज़रिए से देखा कि लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन वो चूँकि गाँव बहुत ज़्यादा अलग नहीं हो पाया था, इसलिए वो सारे लोग अपने ही थे। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई-लिखाई, आज़ादी क्या है, नेहरू क्या हैं, अल्लाह क्या है, फलाँ क्या है, कुछ भी नहीं। एक तरह से सब एक भूल-भुलैया, एक स्वप्न और दुःस्वप्न के बीच की झूलती हुई दुनिया थी। तो एक कंपनी का क्वार्टर था, उसमें मेरी पढ़ाई, हमारे भैया थे, रामसेवक भैया, उन्होंने कहा कि यहीं पढ़ो। तो यानी पढ़ना कुल्टी में। कुल्टी में आप कितने मेरी साल के रहे होंगे जब आप कुल्टी चले गए थे? 3-4 साल। अच्छा, तो फिर तो हुँ। सुल्तानपुर के गाँव की आपकी यादें बहुत धुंधली होंगी। हाँ, सब उलझी हुई एक-दूसरे में गुथी भी नहीं है। जी, जी। खैर मैं वहाँ वहाँ पढ़ना मैंने शुरू किया, और फिर वहाँ से पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान मंदिर में, वहाँ फिर पढ़ाई शुरू हुई, स्लेट और ये, और वो भी अजीब पढ़ाई थी। जो पढ़ाने वाले थे, वो मॉनिटर्स जो थे वही पढ़ाते थे। तो मनापूत कुछ भी नहीं, एक भंडाया हुआ सा परिवेश, और उससे मेरा मन भागता था। मेरे भैया कोई प्राइमरी स्कूल था, वहाँ के अपर वाले सेक्शन में पढ़ते थे, मेरे बड़े भाई थे, और वो वहाँ पहले से पढ़ते थे। उनको भी भैंस की पीठ के बाद से, बहुत दिन के बाद से वहाँ एक जगह मिली कि जाओ पढ़ो। वो 3 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर की दूरी पर था वो। मैं एक दिन पगहा तुड़ा करके भागना जैसे होता है, मैं भाग गया उस प्राइमरी स्कूल में। उस प्राइमरी स्कूल में एक चौधरी साहब थे, तो उन लोगों को लगा कि कोई बच्चा भाग के चला आया है स्कूल में, लेकिन और लड़के मुझे पहचानते थे। उन्होंने कहा नहीं, नहीं, रामजीवन का भाई है। तो इस तरह से मेरा नाम
लिखाया लोगों ने, दूसरी क्लास या पहली क्लास क्या थी ऐसी। और उसका जो इम्तहान था पहली बार, वो विचित्र ढंग की दुनिया थी। मैं भैया से डरता था बहुत ज़्यादा। इम्तहान का जो प्रपत्र होता है, पर्चा, उसको हल करके मैं सीधे लेके भाग गया घर। भैया ने देखा, क्या बात है, तुम कहाँ से चले, तुम तो इम्तहान देने गए थे। हमने कहा ये रहा इम्तहान का पर्चा। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें तो वहाँ दाखिले देना थे ना। मैंने कहा, फिर आप पूछते कि क्या लिखा है, तो मैं क्या बताता। इस तरह से मेरा पहला इम्तहान ये रहा, मेरी पहली पढ़ाई ये रही। और एक दिन बहुत जोरों की बारिश हुई और उस समय मैं बह गया, सब कुछ, कॉपी किताब जो भी थी। बहुत दूर बह के नहीं गया, लेकिन कुछ दूर जाने पर लोगों ने पकड़ा। फिर बता भी नहीं पा रहा था ना कि मैं किस घर का हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो लोगों ने मुझे किसी तरह से पहुँचाया एनी हाउ। फिर वहाँ से भैया ने कहा कि अब छोड़ो, तुमसे नहीं होगा। न इतनी दूरी, न किताबों का बोझ, न तुम समझ पाते हो क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, इम्तहान क्या है ये भी तुम्हें पता नहीं है। तो 2 साल तक मुझे एक प्राइवेट ट्यूटर के यहाँ, अनूप लाल नाम था उनका, मुझे पढ़ाया गया। और सीधे सीधे जंप माने 5वीं क्लास का एडमिशन टेस्ट। एडमिशन टेस्ट में मैं पास हो गया। एडमिशन टेस्ट था इंग्लिश, मैथ, हिंदी। और वहीं पर प्रथम बार ये आया कि इस लड़के का जन्म कब हुआ था। तो ये तो पता चल गया कि ये वहाँ का है, वहाँ का है, काका भी आया था। किसी को पता नहीं है, सब सर पे दस्तक देने लगे कि एक्चुअली कब पैदा हुआ होगा। तो उसी में हेडमास्टर साहब ने अनुमान के आधार पर जो कल्पनाएं जोड़ी गई बिंदु बिंदु, तो ये लिखा 6 जुलाई 1947। इस तरह ये नाम आविष्कृत है, रियल से थोड़ा सा हट करके है। रियल का अगर बताऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरी बुआ थी, वो नया शगुन देखने के लिए गेहूं और जौ की बालियां नई नई ले आई थी कि आज बच्चा जी। पैदा होगा। उसके आधार पर उन्होंने ये किया था। खैर, उसी को सच मान लिया गया। तो 6 जुलाई 1947 ये हेडमास्टर साहब का ये था। हम्म। इसके लिए मुझे बहुत तरह की दिक्कतें आई गई। कई बार बड़े पदों पर मेरा मतलब सिलेक्शन हुआ, लेकिन मुझे कहा गया कि ये अंडर एज है। फिर मैं बैक कर दिया गया। जी। तो एक्चुअली मेरा जीवन जो है शुरू होता है 6 जुलाई 1947 से या जी। उसके आसपास से। और गांव। तो आप, जी, जी। मैं कह रहा था कि फिर आपने कुल्टी में ही ये लंबे समय तक नौकरी की, वहाँ हाँ, और रहे इसके बाद आप। तो फिर वो मेट्रिकुलेशन, और इसके बाद फिर इंटर इंटर नहीं, प्री यूनिवर्सिटी होता था उसमें। जी। और इसके बाद बीएससी, ये इसका फिर एमएससी के बाद, एमएससी के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होता है वो, ये जी। सारा कुछ कुल्टी में। अच्छा। और फिर कुल्टी में ही आपकी नौकरी शुरू हो गई। तो हाँ, जी। एक यहाँ पर मुझे लगता है कि आप 3-4 साल की उम्र से लेकर के, हम्म, और माना जाए कि 2003 तक तो आप कुल्टी में थे ही, या उसके बाद भी कुछ समय हम्म, रहे हो सकता है। इतना लंबा समय आप बंगाल में रहे, और इससे 2 चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। एक तो ये है कि बंगाल इन जनरल जो नवजागरण का एक केंद्र था, साहित्य संस्कृति का एक बड़ा हिसाब था। ये अलग बात है कि आसनसोल और इस इलाके में तो हिंदी क्षेत्र से गए हुए लोगों का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन बंगाली इंटेलिजेंसिया का जो असर है,
वो आपके लिखने पर, आपकी सोच पर कितना पड़ा? और दूसरा एक प्रश्न इसी से ये जुड़ा हुआ है कि करीब आपकी युवावस्था के समय में ही बंगाल तो दहक रहा था, युवाओं के विद्रोह से। तो एक तरह से विद्रोह था, दूसरी तरफ दमन था, और इसको में जहाँ आप काम कर रहे थे, वहाँ पर भी ज़रूर राजनीतिक आंदोलनों की कुछ गूँज, कुछ धमक रही होगी। तो उस बहुत ज़्यादा। दौर को आप कैसे देखते हैं? माने एक तरह बंगाल में से आपका रहना कैसे, मतलब आपके लेखन पर उसका क्या असर पड़ा? और दूसरा ये कि उस दौर की जो राजनीति है, उसका जो ताप है, उसने कैसे आपके विचार को ढाला? एक तरह से कहा जाए, आई वाज़ सैंडविच्ड बिटवीन द टू। तो बंगाल एक तरफ था, बिहार और उत्तर प्रदेश और शेष दुनिया एक तरफ थी। लेकिन मैं हटता गया। मैंने देखा कि ये गंवारूपन जो है मुझे ले डूबेगा। मुझे इस दुनिया से इतर जाना है। तो मेरे दोस्त, यार, बहुत सारे लोग, बल्कि मुझे डाँटा गया कि तुम बंगला ठीक से सीखते क्यों नहीं हो? फिर मैंने बंगला सीखा। सारा कुछ जो है, नोट्स वगैरह भी बंगला में। यहाँ तक कि रविंद्र, शरत, बंकिम और तमाम सुकांत वगैरह की जो रचनाएँ हैं, वो भी मैंने बंगला के मूल रूप में ही पढ़ी। और इतिहास और भूगोल की किताबें जो थीं, वो भी मूल में। तो एक तरह से मेरा प्रारंभिक प्रशिक्षण जो है वहाँ बंगाल में हुआ, और वो अच्छा हुआ मेरे लिए। फिर मुझे साइंस का विद्यार्थी होना था, जबरन मेरा नाम लिखा गया साइंस में। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी बाद में मैंने छोड़ दी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, एक तरफ तो मुझे, मेरे लिए विज्ञान था, दूसरी तरफ मेरे लिए ये था। ये सब मेरे लिए अच्छा हुआ। एक लेखक के लिए जहाँ मैं पैदा हुआ, मुझे बताते हुए कोई कोफ्त नहीं है, बल्कि अच्छा लग रहा है कि मुझे हर तरफ से प्रशिक्षण मिला। मेरे चारों ओर बिखरी हुई एक दुनिया थी, जहाँ पहाड़ थे, समुद्र थे, नदियाँ थीं, कोयला था, मज़दूर थे, मज़दूर आंदोलन थे, नक्सलवाड़ी से लेकर के सब तरह के। दूसरी तरफ ये था कि मेरी नौकरी लगी थी, मुझे नौकरी भी करनी थी। उसका अपना आंदोलन की प्रक्रिया थी। जेलसी भी थी, क्योंकि मैं बिहारी, बिहारी माने बंगाल के इतर जो लोग होते हैं, यूपी और बंगाल, बिहार के सब बिहारी उनकी नज़र में होते हैं। लेकिन मैं इससे घबराया नहीं, थोड़ा-थोड़ा मन में रंजिश रही। लेकिन उन्होंने मुझे ट्रेन्ड अप किया। वहाँ की यात्रा, 1-1 महीने तक चलने वाले नाटक, बांग्ला के नाटक, हिंदी के जो रामलीला, रासलीला वगैरह होते थे, वो तो खैर थे ही। और बहुत ही गरीबी और बहुत ही तन्हाई में एक तरह से उन सब चीज़ों से मैं वाबस्ता होता गया। मुझे लगा कि एक अलग दुनिया मेरे अंदर ग्रो कर रही है, कला की दुनिया। बहुत सारे लोग जिनसे मैं बाद में, मुझे लगा कि ये बहुत महान लोग हैं, उत्पल दत्त, और ये किनका नाम लो, रमणिका गुप्ता, रमणिका गुहा ठाकुरता, किशोर कुमार की पहली वाइफ। इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं भूल जाऊँगा लेते-लेते। इतने लोग मुझे मिले, मुझे ट्रेंड अप किए, नक्सलवाड़ी के आंदोलन के लड़के, मेरे साथी सूर्यनारायण शर्मा और तमाम तरह के लोग। इस तरह से बंगाल ही सचमुच मेरे लिए प्रशिक्षण भूमि रही। लेकिन बीच-बीच में मैं गाँव हर हर साल ही जाता रहा, 1-1 महीने के लिए। इसलिए गाँव एक तरफ जुड़ा, शहर एक तरफ जुड़ा। फिर इसके बाद दिनमान जैसी पत्रिकाएँ, सारिका जैसी पत्रिकाएँ, धर्मयुग, और ये सारी चीज़ें जो है ना, मेरे लिए मेरे जीवन को धीरे-धीरे बुन रही थी।
मानसिक रूप से मुझे समृद्ध कर रही थी, जिसे मैंने बाद में समझा कि अगर ये ना होते तो मैं क्या होता। और यहाँ तक बिरहा और वो जो ये है लोक नृत्य, ये सब भी था, लेकिन ये सब ऐसे ही चल रहे थे। मूल रूप से था बौद्धिकता का जो मेरे अंदर समावेश आ रहा था। उन नाटकों को देखें, 100 नाटक होते थे एक साथ, सोचिए, और बहुत ही एक्सपेरिमेंटल। और फिर उसके तहत फिर मैंने फिल्मों का ये किया। फिल्मों का जो ये होता है, अच्छी फिल्में, बहुत ही अच्छी फिल्में मैंने देखी, लेकिन ज़्यादा नहीं, पैसे नहीं थे, बहुत ही गरीबी में दिन गुजर रहे थे। यहाँ तक कि नौकरी जो 3-3 नौकरियाँ एक साथ जब लगी, बहुत भटकने के बाद, तब भी मेरे लिए इतने पैसे नहीं थे कि मैं अब चाह करके मतलब अपनी चीज़ें, अपने मनपसंद की चीज़ें चुन सकूँ। वो सब अंधेरे उजाले के दिन थे, क्या बताऊँ। बहुत लंबी जी। कहानी है, कभी बताऊँगा, लिखूँगा तो। तो इसके साथ ही अब एक सवाल ये मेरे ज़हन में आ रहा है कि आपकी पढ़ाई-लिखाई फिर इस तरह से एक बंगाली समाज जो है, उसकी जो बौद्धिकता है, जो आंदोलन है, उन सब की का असर, उन सब का प्रशिक्षण, ये सब तो था। लेकिन ऐसा क्या था जिसने मजबूर कर दिया आपको कि आपको लिखना चाहिए? और उसमें भी शुरुआत की आपने कविता से, फिर कथा की ओर गए। और एक इन जनरल आप अपने अनुभव से इसका जवाब थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है कि कोई रचनाकार किसी एक खास विधा को क्यों चुनता है? क्या ये महज संयोग होता है? या उसके आस-पास का माहौल होता है? कोई शुरू तो ज़्यादातर लोगों का मैंने देखा है कविता से किए, कोई आलोचना में गया, कोई कथा की दुनिया में आया, कोई नाटक लिखने लगा। तो ये अपनी विधा आपको मिलती कैसे है? मेरे एक यही आपकी विधा है। कहूँ जी, साहित्यिक गुरु तो नरेंद्र नाथ ओझा मेरे पड़ोस में थे, जी, क्लर्क थे। वे और एक रामनरेश त्रिपाठी के घर के बगल के वहाँ सुल्तानपुर के दाढ़ी बाबा, ये लोग कहते थे कि मैं बहुत तेज हूँ, मैं बहुत तेज हूँ, मगर पता नहीं क्या तेज और क्या, लेकिन इन्होंने मुझे संवारा। तो कविता कविता का क्षेत्र था, हिंदी साहित्य सेवा समिति, कविताएं मैं लिखने लगा। तुकबंदियाँ अंताक्षरी में आती थी काम, तुकबंदी जोड़ लेता था बहुत फटाफट, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और पढ़ना, हर तरह की चीज़ पढ़ना, ईच एंड एवरी टाइप ऑफ आर्टिकल। और घर में था माहौल, पिताजी वगैरह सबके लिए था एक तरह से अघोषित अनिवार्य एक रूप था रामचरितमानस का पाठ। रामचरितमानस पढ़ के ख़त्म करते तो वो शुरू करते। मेरा भी शुरुआती दौर का जो समय है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में बाद में पढ़ता। पहले मैं रामायण का कम से कम वो समझिए कि 8-10 पन्ने पढ़ने के बाद ही मैं फिर किताबें उठाता। इस तरह से धर्म और आस-पास में धार्मिक माहौल बहुत ज़्यादा था। सारे लोग धार्मिक, सन्यासी स्थान था वहाँ। वहाँ के नागा बाबा बहुत प्रिय थे और सब लोग। ये सब बहुत मामूली चीज़ें हैं, लेकिन इनका कहीं न कहीं कोई न कोई असर हुआ होगा। ये तो धर्म के जो ये था, मेरा संग छूटा कब, जबकि मैंने देखा कि धर्म के जो पंडित जी वगैरह थे बहुत क्रूर होते थे। एक बार एक ऐसे दलित को वो आया पाँव छूने के लिए और लगे पीटने। तो ये चीज़ें मुझे आघात लगे मेरे मन में। फिर मैं धीरे-धीरे खिसकता गया और जब नक्सलवादी मित्रों के संग साथ में मैं आया, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझसे पूछी कि ये जो तुम्हारा महाभारत क्या है?
हमने कहा धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध था। बोले कौन धर्म था, कौन धार्मिक था तुम्हारे समय, सत्य कौन, किसका पक्षधर, उसका पक्षधर कौन था। मैंने कहा युधिष्ठिर वगैरह, लेकिन उनके तर्कों के सामने मैं हार गया। एक एक तर्क काट के उन्होंने गिरा दिया। रामचरितमानस, रामायण सब बिल्कुल काट काट के जैसे पेड़ को छनगा दिया जाए। मुझे लगा अरे हाँ, ऐसे भी तो सोचा जा सकता है, ऐसे भी सोचा जा सकता है। इस तरह से धर्म से मैं हटता गया और नई दुनिया जो है वो आती गई मेरे सामने। दुनिया भर के जो आंदोलन हुए थे, मार्क्सवाद, यूरोप के, फ्रांस के जो ये थे, फिर इधर माओ सेतुंग का, ये सब वही दौर था जबकि ये सब चीज़ें चल रही थी। और मेरे बगल का बैठा हुआ लड़का जो वॉल राइटिंग करके आया था मेरे बगल में, मैं उसे चाय पिलाने के लिए ये करता था और देखता था दूसरे दिन नहीं आ रहा। ही वॉज शॉट डाउन। ऐसे करके मैंने देखा कि कैसे हत्याएं हो रही हैं। मेरा मन विचलित हो गया और मैं धीरे 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 उन लड़कों की तरफ में ज़्यादा ये हुआ सहानुभूति, जो ईमानदार थे, सच्चे थे। उनके लिए न जात, न धर्म, न और कोई देश भी नहीं, सिर्फ मानवता ये था। तो इस तरह से नक्सलवादी मूवमेंट के साथियों ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। उसके बाद बहुत तरह के आंदोलन थे। जात प्रथा को हटाने के लिए आनंद मार्ग एक संस्था थी, लेकिन मैंने देखा कुछ दिन चलने के बाद वो भी कहीं ना कहीं गच्चा है, तो मैंने उसको भी छोड़ा। मैंने बहुत कुछ पकड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत सारी संस्थाओं में गया, बहुत सारी संस्थाओं से अलग हुआ। और उम्र थी एक अजीब ढंग की, पत्नी आ गई थी, मेरा विवाह बहुत पहले हो गया था, और पत्नी एक तरह से बहुत ही कम पढ़ी लिखी, नगण्य सी पढ़ाई, और उसका कल्चर अलग था बिल्कुल, वही धर्म कर्म और ये दुनिया भर की चीज़ें। तो वो सब भी एक तरह से अनइम्पॉर्टेंट मेरे लिए हुआ बाद में। जी, आप तो समझिए फिर जी। सवाल इसमें ये एक है कि फिर आपने कहानी लिखना शुरू कैसे हाँ, किया? हाँ, तो मैं बता अ, रहा था ना कि या उपन्यास नरेंद्रनाथ लिखना कैसे शुरू किए? जी, नरेंद्रनाथ ओझा जी। और देवनाथ सिंह, ये लोग हिंदी साहित्य सेवा समिति, पुरस्कार वगैरह होते थे ना, कॉम्पिटिशन्स, हुँ, हुँ। तो कॉम्पिटिशन्स में मैंने जब भी भाग लिया तो प्रथम पुरस्कार। हिंदी बहुत अच्छी, नंदकिशोर दास सोनी, अनिल कुमार महाथा, मिलिंद काश्यप, एक से एक, सब हिंदी का वातावरण अलग था। तो एक तरफ से हिंदी का, उधर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इधर उधर आनंद मार्ग, हाँ, उधर ये उनको छोड़ना, उनको पकड़ना, उनको छोड़ना, उधर नक्सलवाड़ी मूवमेंट के लड़के। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें अलग होती गई, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रह गई, तो जुड़ी रह गई। और कहानी लिखना उस समय से मैंने शुरू किया था, जी। बहुत मामूली कहानियाँ। और चूँकि प्रेमचंद मेरे प्रिय लेखक थे, सुदर्शन थे, विश्वम्भर नाथ शर्मा, कौशिक, और इधर उधर ऐसे थे लोग। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो प्रेमचंद में नहीं है, कौशिक में कुछ है, लेकिन भावना के स्तर पर है। हुँ। और वो आदर्श बदला इनका सुदर्शन, सुदर्शन की कुछ एक कहानियाँ तो मुझे प्रेमचंद से भी अच्छी लगती थी, हार की जीत जैसे। जी। तो मानवता के पाठ पढ़ाने वाले ये सब थे। लेकिन कविता के क्षेत्र में सुमित्रानंदन पंत मेरे प्रिय कवि थे, हुँ, तुलसीदास थे प्रिय कवि। हुँ। तुलसीदास को मैं छोड़ता गया, पंत जी से मेरे पत्राचार होते थे, और लेकिन वो इतना तत्सम और ये सब होता था, मैं समझता हूँ कि कैसे लोग समझते होंगे उतनी क्लिष्ट तत्समय भाषा को। इस तरह वो भी हो गया।
तो फिजिक्स छूटा, ये क्या नाम है, इंग्लिश छूट गई, हिंदी छूट गई, ये सब लोग छूट गए। रह गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और कॉलेज की लाइब्रेरी और दिनमान पत्रिका। इस तरह की चीज़ें जिन्होंने जो जुड़ती गई और कुछ छूटता गया, जी। उसने मुझे बनाया। हम्म। और ओझा जी की चाहे जो भी काबिलियत रही हो, ओझा जी शाबाशी देते थे बहुत ज़्यादा। हम्म। प्रेमचंद में क्या खासियत है ये समझो। तो इस तरह से ओझा जी मेरे साथ बहुत दिन तक ही रहे, बल्कि उनके सुपुत्र रामचंद्र ओझा, उनको मैंने पढ़ाया भी। और वो वही अभी तक ये परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी। बौद्धिक रूप से। अ- अच्छा, एक चीज ये लगती है कि आपकी चाहे कहानियां हों चाहे उपन्यास हों, बल्कि उपन्यास में तो ये कहा जाए कि आपके अलावा शायद ही कोई ऐसा नाम दिखाई पड़े जो इतना रिसर्च करके लिखता है। तो ये शोधपूर्ण खोजपूर्ण जो लेखन है, ऐसे लगता है कि लेखक जो है वो अलग अलग जगहों पर भटका है, जिंदगी के तमाम बीहड़ रास्तों पर वो गया है। उसने उस जंगल को देखा है, जिस जंगल में, जहाँ जंगल शुरू होता है का जो पूरा उपन्यास का प्लॉट है। तो ये खोजपूर्ण पद्धति जो है, क्या आप जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके साथ रह जी, गई बाद में, सही, तो सही पकड़ा। उसमें जिस तरह के अनुसंधान की बात होती है, जिस तरह से चीज़ों को पुष्ट करने की बात होती है अपने तर्कों को, उसने ये आपको दिया, या कोई भीतर से एक यायावरी प्रवृत्ति थी जिसकी वजह से आप इन सब जगहों पर घूमे और इस तरह की अ, दृश्य और पात्र ले आए? आपने बिल्कुल सही बिंदु पर मतलब उंगली रखी है। मेरा जो लैब का अपना ये था, वो अपना अपनी स्टडी का जो सेंटर था, वो हर चीज़ को अंतिम बिंदु तक खोजना। जैसे एक, जैसे मैं जहाँ जाता था, पत्थर लाता था, आयरन स्टोन, आयरन ओर, तो जितनी चीज़ें हैं वो सब मैं लाता था और उसको क्रश करता था, उसकी बारीकियाँ ढूंढता था, क्या कंटेंट है क्या नहीं। मुझे अच्छा भी लगता था और बुरा भी लगता था। अच्छा ये लगता था कि मैं चीज़ों को खोज रहा हूँ, इसके गहन तल में जा रहा हूँ। बुरा ये लगता था कि जिस तरह की सुविधाएं और पढ़ाई मेरी होनी चाहिए वो नहीं है। मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा अपने को समझता था, बीएससी डिस्टिंक्शन से होने के बावजूद और एमएससी के एनालिटिकल केमिस्ट्री से उसके इक्विवेलेंट होने के बावजूद मुझे और पढ़ना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ वहाँ से डाइवर्ट होकर के, कन्वर्ट होकर के आ गई इसमें कि जो मैं लिख रहा हूँ उसके तल तक जाऊँ, उसके उसका अंत कहाँ है। ये चीज़ मैं इसको महादेव वर्मा के शब्दों में कहूँ, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ, उस ओर क्या है, जा रहे हैं जिस पंथ से जो कल, उसका छोर क्या है। जी। तो ये मैं करता गया। और सब मतलब क्या बोलते हैं, बाबा तुलसीदास का एक ये है, तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आप न आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। हम्म। मैं, मुझे चीज़ें मिलती गईं, जो मैं कोलियरी का ये कर रहा हूँ, तो कोलियरी के अंदर मैं जा रहा हूँ, अंदर डीप, अकेले। बत्ती बुझा दी मैंने कैप्लन, अंधेरा घुप, अंधेरा क्या होता है, दम कैसे घुटता है, वहाँ एक आदमी, एक निरपराध आदमी कैसे छुपा हुआ है। ऊपर ऊपर दामोदर और बराकर नदियाँ बह रही हैं मेरे सर के ऊपर, बहुत ऊपर। और उधर पहाड़ हैं, उधर गोरू चल रहे हैं, भैंस वगैरह, औरतें नहा रही होंगी, राजधानी एक्सप्रेस जा रही होगी। ये सारा कुछ मेरी कल्पना और सब कुछ मिला करके ये चलता रहा है। मैंने बहुत स्टडी की, जैसे कोयले का है, कोयले का अंतिम तह तक कैसे कैसे क्या क्या हुआ,
उसके लिए जहाँ-जहाँ मुझे जाना हुआ, वहाँ-वहाँ मैं गया। एक तरह से मुझे शोध का काम जो है, शोध की प्रवृत्ति मुझे विज्ञान की शिक्षा दीक्षा ने दी। और अपनी अल्प शिक्षा जो है, मुझे लगता है कि नहीं, ये दिस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर मी। इफ आई वांट टू गो, सॉरी, अगर मैं रिसर्च के लिए जाना चाहता हूँ तो ये नहीं। फिर मैं जो है कि रिसर्च करके करूँगा क्या? इतने बड़े-बड़े वैज्ञानिक तो हो गए, अननोन अनशिप्ड तो रह गए। और यहाँ जो यहाँ यहाँ की दुनिया जो है, ये महंतों की दुनिया, कापालिकों की दुनिया, बेवकूफ़ों की दुनिया, गँवारों की दुनिया, यही तो राज कर रही है। वैज्ञानिकों को, ज्ञानियों को कौन पूछता है? कुछ नहीं। तो मुझे सोशल साइंस जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो ये मैं पढ़ता था, वो भी पढ़ता था, और उसके लिए मुझे जाना पड़ता था चारों तरफ। मैं कई बार तो मीटिंगें सुनने के लिए मैं पिटाई खा रहा था। दुबे जी थे, उनका लेक्चर इतना अच्छा लगता था, कम्युनिस्ट पार्टी के थे, कि बस वो शुरू हुआ उनका ये माइक का टोन, आए आए, और मैं भागा। इसके चलते मुझे पिटाई भी हुई मेरी, लेकिन सब कुछ छूट गया। मैं सिर्फ एक तरह से उनके जिस्ट को लेता गया, और मैंने बहुत पढ़ा, इतना पढ़ा मैं भूलता भी गया। पहले की चीज़ें मुझे सब याद है। मुझे नंगे मैंने नेकेड इन ट्रू सेंस खिलाते थे लोग। वो नीलगाय है, तो ये है, ये क्या नाम है, इधर गाड़ी आ रही है, भीट है, ये पोखर है, ये ऐसा है, वैसा है, ये सब मुझे याद है। लेकिन ये याद नहीं है कि फलाने वैज्ञानिक ने क्या कहा था, फलाने चिंतक ने क्या कहा था। वो सब बहुत सारी चीज़ें भूल गई हैं। उतना बड़ा दिमाग मेरा नहीं था, लेकिन फिर भी जितना इतना समा पाया दिमाग में, उससे लगा कि दुनिया यही है। दुनिया को जानो, उसे पहचानो, कहाँ-कहाँ भटकाव हुआ है, कहाँ-कहाँ एक आदमी एक दूसरे आदमी से नफ़रत करता है, घृणा करता है, कहाँ उसका खून करता है, क्यों उसको बुरा लगता है वो। तो ये सब तो मतलब विकास के चरण रहे हैं भिन्न-भिन्न। तो संजीव जी, यहाँ पर हम लोग अपनी वार्ता को एक थोड़ा-सा अलग दिशा में लेके चल रहे हैं, और हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं कि आपकी जो पसंदीदा कहानियों में से कोई एक कहानी, जैसे मान लीजिए कि ज्वार है, तो जी, उसमें से ही अगर आप एक अंश छोटा-सा पढ़ें, जी, तो थोड़ा-सा आपकी कहानियों का एक फ्लेवर भी हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए उपलब्ध होगा। जी। धन्यवाद। देखिए, वैसे तो आपने जिस कहानी का अनायास ही नाम ले लिया, वो बहुत ही मेरी प्रसिद्ध कहानी है, और विजयदान था विज्जी ने अपनी 26 कहानियाँ इस एक कहानी पर न्यौछावर कर दी है, लिखा हुआ है। मुझे पहले मालूम नहीं था, लेकिन बाद में किसी ने दिखाया, देखो ये। मैं गया था विज्जी से मिलने, तब भी उन्होंने ज्वार की प्रशंसा की थी। ये ज्वार टाइड क्या होता है? खैर, कहानी का जिस्ट तो बताने की ज़रूरत है नहीं। जी, कहानी का जिस्ट तो बताने की ज़रूरत है नहीं ना। मैं जी कहानी नहीं, सिर्फ़, आप जी, जी, कहानी आप पढ़ें, बाकी उसका हम लिंक दे कहानी देंगे। कहानी आप कृपया, कहानी आप पढ़ लेंगे अवश्य। 2 बहनें हैं, बहुत दिनों बाद मिली हैं। एक हिंदू बन गई है, एक मुसलमान। अब वो कहती है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। आश्चर्य
अणिमा से अंजुमन बनी मेरी मौसेरी बहन भी बांग्लादेश को बांग्लादेश न कहकर पाकिस्तान बता रही थी, ठीक माँ की तरह। दीदी, मेरे अंदर बहुत से सवाल घुमड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने होठों पर उंगली रख दी। ना, कुछ मत पूछो, कुछ मत। खुदा के लिए अब इस बात का जिक्र भी मत करना। लौट जाना, लौट जाना और कभी मत आना। बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को गुड्डी। ठीक है दीदी, जैसे तुम कहती हो वैसा ही करूँगे। चली जाऊँगा, चली जाऊँगी, कभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी तुम्हें, कभी नहीं। आंसुओं की तरफ पी जाऊँगी सब कुछ, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार बाहों में भींच लो, कलेजे से लगाकर मुझे चूम लो कसकर, मन प्राण आत्मा से मुझे। डरो नहीं, पानी की इस दीवार में पर्दे की ओट है। ईश्वर के सिवा कोई नहीं देख रहा है हमें। जिद न कर मेरी बहना, मेरी प्यारी गुड्डी, जिद न कर। इस तरह तो हम दोनों ही डूब जाएंगे। डूब जाएं तो डूब जाएं। मेरे लिए यही पल पहला है, यही आखिरी भी। परस्पर आलिंगन में बंधी हम दोनों बहनें पानी के पालने पर झूलने लगी। अद्भुत उल्लास पर्व था मेरे लिए वह। लगा सारा ही परिवेश आम, जामुन, बांस, केले और नारियल के पेड़ों से सघन हो गया है। ऊपर पेड़ थे, नीचे कच्चू के पत्तों का टटका हरियालापन। देवता प्रसन्न थे। पृथ्वी महीसी हो उठी थी। दूर से कोई मध्यम सी तेर कानों में बज रही थी। कोई भटियाली गीत, सुख और दुख से परे किसी अनजाने लोक से तिर कर आता हुआ। कच्चू के चौड़े चकले पत्तों पर हीरे की कनी सी दो बूंदें नाच रही थी। हम और अणिमा नाचते नाचते एक हो गए, डूब गए। ये कहानी ज्वार का। जी, बहुत 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 धन्यवाद। ये कहानी आप जब पढ़ रहे थे तो मुझे पूरी कहानी वो याद आ रही थी कि कैसे मतलब एक अविभाजित चीज़ें कैसे विभाजित हुई हैं और संवेदनाओं पर उनका क्या असर रहा है। बड़ी ज़बरदस्त कहानी है ये तो। जी। और हम थोड़ा-सा आपके लेखन की शुरुआती दौर के बारे में अगर कहें कि हिंदी का जो कथा जगत है, उसका जो परिदृश्य है, उसको अगर देखा जाए, तो साठोत्तरी पीढ़ी की कहानियाँ और उसके पैरेलल एक जनवादी कहानियों का दौर। और फिर मान लीजिए कि आपने जिस समय लिखना शुरू किया, उसी समय आपकी जो कथा यात्रा है, उसमें बहुत सारे और लोगों ने एक ही समय में लिखना शुरू किया, 19-20 थोड़ा आगे-पीछे। तो आप इस पूरे परिदृश्य को जब देखते हैं, तो कैसा आपको महसूस होता है कि आपके जो समकालीन बाकी कथाकार थे, उनसे आपका स्वर भिन्न किन रूपों में रहा? और अ, वो कहाँ से आप चले थे और कहाँ पहुँचे? देखिए, ये बहुत ही कठिन प्रश्न आपने किया है। औरों के मैं क्या जानूँ बताइए? आप देख ही रहे हैं और कहाँ पहुँचे। आप मुझे भी देख रहे हैं, मैं कहाँ से चला हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ। किसकी प्राथमिकता क्या होती है, वो जाने, वो तय करता है। उसकी प्रतिबद्धताएँ, संबद्धताएँ निर्घोषित रूप से क्या होती हैं? क्यों वो चयन करता वही 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 चीज़ें चयन करता है? पति-पत्नी और वह, या त्रिकोणात्मक प्रेम कथा, या और कुछ, या क्राइम, या थ्रिलर, ये सब। मुझे ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूर लगी। मानवीय संवेदनाएँ
ज़्यादा ज़रूर लगी मुझे टच करना। सिर्फ यही नहीं, मेरी तो 200 से ज़्यादा कहानियाँ लोग कहते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा कहानियाँ हैं। अभी क्या आप उपन्यास अंश को भी सुनना चाहेंगे? जी उपन्यास अंश तो फिर आकाश चंपा को मैं कर दूं, इसके बाद फिर सम्मिलित बात। जी जी ठीक है। पृष्ठभूमि जरा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये उपन्यास है ना, तो आकाश चंपा उपन्यास का नाम है। एक नीम का पेड़ है और उस पर 7 स्वाधीनता सेनानियों की को फांसी दी गई थी। और एक मास्टर मोतीलाल हैं जो खोज खबर ले रहे हैं कि एक्चुअली हैं क्या, वो गए कहाँ लोग, वो तो मर तो गए, उनका परिवार किस हालत में है, इतिहास की ग्राफ क्या है, इसी के ऊपर ये उपन्यास था। कोहराम भरे दिन के बाद किले की तरह चमकते स्टडी सेंटर के अभिजात्य से निरासक्त चबूतरा, दूर दूर तक सन्नाटे में तैरते मकानों से घिरे, जहां तहां जैसे तैसे सोए भिखमंगों अपाहिजों के बीच कैसा लगता है यह नीम का पेड़। युद्ध के बाद वीरान युद्ध शिविरों और शवों के बीच युद्ध क्षेत्र में अकेले खड़े बूढ़े सन्यासी के जैसा, जिसकी एक बांह कट गई हो, एक बांह विभीषिका के निषेध में तनी हुई। रुको रुको, बहुत पुराना पेड़ है, क्या क्या नहीं देखा होगा इसने। इसके साये में जाने कितने बटोहियों, चरवाहों, पशुओं और पक्षियों ने थकान मिटाई होगी। कितनी बारातों, मांगल गीतों, पूजाओं के केंद्र में रहा होगा यह। कितनी शव यात्राओं का असहाय दर्शी, लाठी, भाले, तलवारों, तमंचों, तोपों, गुलेलों की खून की प्यासी आवाजें भी सुनी होंगी इसने। और कितनी ही बार घोड़ों के टापों से रौंदी जाती धरती को भी अपनी घनी शाखों को फहराते हुए युगांतर की दूरियां तय करता रहा होगा यह पेड़। आज यह पेड़ घिर गया है चारों तरफ से चक्रव्यूह में, मकानों और मक्कारों से इतिहास की धरोहर को कंधे पर उठाए विद्ध पक्षी की तरह एक डाना ऊपर हिलाते हुए उड़ नहीं सकता। कंधे पर एक पाकड़ का पौधा उगाया है, शायद आश्रय लेने वाले परिंदों में से किसी की बीट से उपजा हो। परजीवी पाकड़ कितना हरा भरा है और नीम का बूढ़ा पेड़ कितना बेजान सा। पाकड़ ही कल को सत्य हो जाएगा। नीम का अस्तित्व मिथ्या। तन से सॉरी तले से बूंद बूंद टपकता नीर, नीर नहीं आंसू, आंसू। पेड़ भी रोते हैं क्या? पता नहीं किस किस के आंसू हैं। 5 स्वाधीनता सेनानियों के, महाराजन की गर्भवती बेटी गंगा के, निरीह निष्ठावान श्री प्रकाश के, विद्यादान के की प्रतीक उसकी छोटी पाठशाला के, या उसके भी पीछे, सदियों पीछे से लेकर आगे भविष्य की लूलभाती परतों के बीच स्वाधीनता की आदिम आग, राग और विराग के खारे कड़वे आंसू। नमस्कार।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद इस अंश के पाठ के लिए। तो मेरे प्रश्नों में एक प्रश्न तो यह भी है कि जो हिंदी साहित्य की दुनिया है, इसके पिछले 3 दशक अगर आप देखें, जी। तो ये विमर्श केंद्रित साहित्य की समय के रूप में हम इसे चिह्नित कर सकते हैं। हुँ। और आपने तो कुछ समय दिल्ली में हंस के कार्यकारी संपादक के बतौर काम किया, जो कि हंस पत्रिका और राजेंद्र यादव ये विमर्श के केंद्र में थे और विमर्श मूलक साहित्य के भी केंद्र में रहे। जी। तो एक चीज़ तो ये कि आप इन विमर्शों को कैसे देखते हैं? और दूसरा प्रश्न यह कि राजेंद्र यादव और हंस के साथ काम करने का अनुभव कैसा था? पहली बात तो ये कि मैं जैसा था, लगभग वैसा ही रहा। यानी मेरी निर्मित जो थी, ये बंगाल के नक्सलवाड़ी आंदोलन के साथियों के साथ, मज़दूर आंदोलनों के साथ और इधर-उधर की चीज़ों से, तो चीज़ें तो वही लगभग रहीं। अच्छा, उनकी मानसिकता बहुत अधिक पृथक नहीं थी, लेकिन वो अपनी कुछ आदतों से मजबूर थे, क्योंकि उनकी निर्मित अलग थी। उतरई वाला उनका मामला था, उसमें बहुत कुछ था। आपस के आपस के जो आपस के दाँव-पेच होते हैं, और इसके बाद ये भी सेक्स भी था उसमें, और भी कुछ चीज़ें थी। मेरा इन सब से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं था, लेकिन मैंने लगभग 5 साल तक उसका हंस का संपादन किया, और मैंने जिस कहानी में भी कोई संभावना नज़र आई, उसको ठीक-ठाक करके, उनका इशारा भी था कि इसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो। मैंने संपादित करके छापा उसको। तो इस तरह से हंस का जो काल रहा मेरा, वो बहुत सारे लोगों में जो संभावनाएँ हैं, उसको मैंने देखा, परखा, और मुझे अच्छा भी लगा। और कुछ विमर्श थे, जैसे दलित विमर्श थे, और स्त्री विमर्श थे, और भी थे कुछ। तो मुझे ठीक लग रहे थे कि जो सबसे अवहेलित है, जो सूची में सबसे नीचे है, उसके उससे नीचे और कहाँ जाएगा वो? तो उसको उसको पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए ना। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा कैसे-कैसे अपमानित होते गए। तो दलित विमर्श और स्त्री विमर्श, स्त्री के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं, कि अंत्यज में भी अंत्यज। इस तरह से राजेंद्र यादव और मुझ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं आया। अंतर खाली एक जगह आया था, जहाँ वो सेक्स की तरफ झुकी हुई, इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेक्स। उनका कहना था कि ये भी एक विमर्श का मुद्दा है। जैसे कह रहे थे कि दुनिया की सारी लड़ाइयाँ, सारे फैसले बेड पर होते हैं। मैं नहीं मानता था। इसका मतलब क्या है? ये सपाट बयानी, एक तरह से मूर्खता भरा मुझे लगता था। बेड पर कैसे सारी लड़ाइयों के फैसले होंगे? क्योंकि दुनिया तो बिल्कुल विस्तृत है, फैली हुई दुनिया है। मसले तो फैले हुए हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर बातों पर हमारी उनकी सहमत थी, और मैं उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे उस दुनिया से रूबरू कराया। लगभग 5 साल तक मैंने अपने मन से चीज़ों को लिया, संपादित किया और छापा। उन्होंने जी, रोका-टोका नहीं। जी। जी। अगर आपके उपन्यासों की विषय वस्तु को देखें, उसके दायरे को देखें, तो सावधान नीचे आग है जैसे, वो कोयला खदान मज़दूरों की ज़िंदगी पर है। धार, हुँ, वो आदिवासियों के संसाधनों की लूट पर है। फिर हुँ,
वो जंगल जहाँ शुरू होता है, वो पश्चिमी चंपारण में जिस तरह से जंगल, डकैत और उस पूरे परिदृश्य को लेकर के सूत्रधार जो है ये भिखारी ठाकुर के जीवन पर, या प्रत्यंशा आपने साहू जी महाराज के जीवन पर केंद्रित उपन्यास लिखा। फांस में आपने किसानों की आत्महत्या का प्रश्न उठाया। तो देखने में ये अलग-अलग बातें भी लग सकती हैं, लेकिन इनके बीच एक अंतर्धारा है जो सब में बहती है। एक अंतरसूत्र है जो सबको इनको जोड़ता है। मुझे लगता है कि अगर भारतीय साहित्य में इस तरह के कैनवस और इस तरह की ज़मीन पर काम करने वाले किसी एक दूसरे साहित्यकार का नाम मुझे लेना हो, तो मैं महाश्वेता देवी जी का नाम लूँगा। और बहुत कुछ हद तक आपका कामकाज का जो मतलब उपन्यासों की अंतर्वस्तु का जो दायरा है, वो महाश्वेता जी जिन सवालों पर संघर्ष कर रही थी, जो उनके प्रश्न हैं, जो उनके उपन्यासों के प्रश्न हैं, उसको बहुत कुछ समेटता है। मेरा सवाल यहाँ एक ये ज़रूर है आपसे कि ठीक है कि आपका बहुत जीवन और लंबा समय वो बंगाल में बीता, लेकिन अवध का जो इलाका है, उस इलाके से आपको कोई इस तरह का उदात्त नायक या प्रतिनायक, जिसको आप अपने उपन्यास का विषय बनाएँ, ऐसा आपको कोई दिखा नहीं, या कुछ हद तक आपने प्रयास किया इस पर? अवध के इलाके पर आपने क्या सोचा? 2-3 बातें हैं, भिन्न-भिन्न बातें हो जाएँगी। जी। मैं कोशिश करूँगा किस तरह समेटूँ। महाश्वेता देवी से मैं मिलता रहा। महाश्वेता देवी बायस्ड थीं। बायस्ड थीं कि उधर एक बार उनसे झगड़ा भी हुआ। एक नक्सलवादी मित्र थीं, जयादी, और उनके घर में आई हुई थीं, और वहीं मैं भी जाता था बुक फेयर में। तो वो फ़िल्म लगी थी रुदाली। अब उसके बाद वो उस पर इतना ये थी कि वो उसको नेगलेक्ट कर रही थी। हमने कहा बिल्कुल नहीं, नेगलेक्ट करने लायक तो है नहीं। बताया मैंने कि एक आदमी कितना अभागा है कि उसके मरने पर कोई रोने वाला नहीं है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा, ना उठाइए। बहुत सारी बातें उन्होंने बंगला में कही, हिंदी में कर रहा हूँ कि हमने कहा क्या चीज़ है, सामंतवाद के विरुद्ध न है वो कहानी, आपकी कहानी जो दूसरे पर है। तो उन्होंने कहा बहुत हमने समझाया लेकिन नहीं माने। हमने कहा वहीं चलिए जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फिल्म लगी है रुदाली, चलिए देख आइए और हमको समझा दीजिए कि कहाँ गलत है कल्पना लाजमी और कहाँ वो। खैर वो ये हुआ, बाद में हम लोग सारी फिल्मों पर ये करते गए और वो नहीं गई। देखिए स्त्रियों की एक सीमा होती है। स्त्रियों की जैसे कोयला खदान में अंडरग्राउंड नहीं जा सकती, तब के अब तो बाद में शायद अलाउड हुआ, नहीं जा सकते। और बहुत कुछ ये है जो कि अन्याय के जो क्षेत्र हैं, कई क्षेत्रों में नहीं जा सकती हूँ। लेकिन आदिवासियों का जो ये था उन्होंने अच्छे ढंग से पकड़ा था, उस माने में श्रद्धेय मेरी थी। मैं आपका प्रश्न क्या था कि मैं उनके जैसा नहीं, वो अपने क्षेत्र में महान थी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी जो सीमाएं थी वो तो रहेंगी ही, क्योंकि मेरी वो सीमा नहीं हो सकती थी। मैं खुला मुक्त था। मैंने कितनी खदानों के ऊपर नीचे तलों पर यात्राएं की हैं, अंधेरे अंधेरों में यात्राएं की हैं, पहाड़ों की यात्राएं की हैं। मैं जहाँ जाता था एक ढेला पत्थर का टुकड़ा, आयरन ओर भी, और एक शीशी पानी टेस्टिंग के लिए, ये पानी कैसा है, पोर्टेबल है या नहीं है, इससे क्या क्या हो सकता है, और वो भी। तो ये सब मिला के मेरा ये जीवन था। उनका जीवन दूसरे ढंग का था। आदिवासियों के बीच में जो काम हो रहा है, सोशल जो एक्टिविटीज़ थी, इस पर उनसे मेरा मुकाबला हो नहीं सकता है। वो महान थी तो महान है। अगर बायस ना होती
अगर वो साइंस पढ़ी होती, अगर उनको अंदर जाने का मौका मिला होता तो शायद कुछ और करती, लेकिन वो संभव नहीं था। जो संभव नहीं था वो संभव नहीं था। तो जी। मैं क्या बताऊं। अच्छा, जी। आपकी दो कहानियां मुझे याद आ रही हैं। और एक कहानी की याद आने का तो एक बहुत समकालीन संदर्भ है। वो कहानी है मानपत्र। हम्म, और चाहे इसमें पात्रों के नाम कुछ भी हों, सबको पता है कि ये कहानी किन लोगों पर लिखी गई है। जी। जिसमें मैहर है, जिसमें हम्म, अलाउद्दीन खान साहब हैं, जिसमें पंडित रविशंकर हैं, अन्नपूर्णा है। अब इसको पात्रों के नाम कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरी एक कहानी है जिसमें पात्रों के नाम जो भी हों, मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि वो कहानी जो है उसकी पहली ही पंक्ति में ये लिखा हुआ है कि ये कहानी जो है, इसके सारे पात्र काल्पनिक है और इसका किसी व्यक्ति या संस्था से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हम्म, हर किसी को पता है कि उस कहानी के पात्र कौन है। वो कहानी है खामोशी। हम्म, तो इस तरह से जब आप अपने आसपास के समकालीन जीवन के, समकालीन राजनीति के चरित्रों को उठाते हम्म, हैं और उन पर कहानी लिखते हैं, हम्म। तो इसके खतरे क्या हैं? एक आसानी तो होती है इसमें कि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि ये किन लोगों के बारे में है, क्या है। लेकिन इसके खतरे क्या लगते हैं आपको? खतरे ये लगते हैं कि लोग स्वीकारते नहीं हैं, सच्चाइयों को स्वीकारते नहीं हैं। तो इसके बाद मैं एक गरीब लेखक, मेरी तो पेंशन भी नहीं थी, मुझे क्वार्टर भी नहीं मिले थे, मेरे मेरे मेरा प्रमोशन तक नहीं हुआ 19 साल तक। सोचिए, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड होने के बावजूद मुझे कुछ नहीं। इस तरह से मैं लोगों की आँख का किरकिरी तो बना, बिना लिखे पढ़े ही ऐसे ही। और भी क्या कितना जाऊँ, बताइए। यहाँ जो ये है कि इस तरह के, इसमें इसमें कहानी है तो उस कहानी को क्यों नहीं उठाऊँ? ये मन में कचोट रहती कि नहीं, करना चाहिए, लिखना चाहिए मुझे। अब लिखने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि क्या लिखा जाए और क्या ना लिखा जाए। ना लिखा जाए जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और जो लिखा जाए उसमें कितना लिखा जाए। मुझे बहुत क्या बताऊँ, मांग पत्र का जो है उस पर बहुत सारे लोग कहानी लिख रहे थे, बहुत सारे, सो मेनी पीपल। मन्नू भंडारी उस दिन आराम से खाना खा करके, कलम कलम कागज और पान जर्दे वाला खा करके कलम लेके बैठी हैं, और तब तक तो वो आ गई कहानी छप करके कथा देश में। पहली कहानी थी मानपत्र, और इस पर सर पे हाथ धर के बैठ गई वो, हाय, इस पर तो मैं लिख रही थी, हाँ, मुझे लिखना था। ऐसी और भी चीज़ें हैं। खामोशी में क्या मैं जरा भूल रहा हूँ, खामोशी में बताएं। एक आश्रम है और उस आश्रम में एक साध्वी हैं और हाँ, एक हैं जो, हाँ। समझ गए। जी। ये जो जिस महिला की बात कर रहे हैं वो महिला भी हैं, जी। और उनके साथ में एक कोई मंत्री थे। लखनऊ की बात है, मैं खाना जी। खा रहा था, हम और वो दोनों। इसके बाद मैंने पूछा कि ये बताइए कि वो वो कहानी कितनी सच्ची है। उन्होंने कहा ठीक है, सब सच्ची है। हमने कहा तो मैंने खोद खोद के उनसे पूरी वाक़ियात जो हैं, जो जो चीज़ें घटी थी जैसे जैसे, उसको उन्होंने बताया, छुपाया नहीं। तो इसके बाद हमने कहा कि अगर मैं इसको लिख दूँ तो थोड़ा-सा सामने में थोड़ा-सा, बोले हाँ, लिख सकते हैं। हुँ, तो फिर मैंने उनको सँभालते हुए और उनको सँभालते हुए, दोनों पात्रों को जी। मैंने लिखा, खामोशी। जी। जी। मुझे याद है
इसके बाद हमने सोचा कि कुछ दिन तक मैं ये रहा कि बड़ी अजीब महिला है, पता नहीं उसने पढ़ करके और उसको ये किया हो कुछ। मैं इंतज़ार करता रहा कि उनका ये आएगा परवाना, लेकिन नहीं आया। खामोशी दूसरे ढंग की कहानी है, मानपत्र जी, क्लिष्ट कहानी है। एकदम। हाँ, मानपत्र में मैंने बहुत मेहनत की थी। जी। खामोशी और वो में मुझे लगता है कि हिंदुस्तानी संगीत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक पर केंद्रित है वो कहानी। जी, सिर्फ वही नहीं, मेरे बहुत सारे जी, मित्र हैं जिन्होंने पत्नियों के साथ जो आचरण किया, हाँ, वो भयंकर, इट्स रिडिकुलस। इवन हमारे बड़े बड़े लोग जो स्टॉलवर्ड्स हैं वो भी, जी, सब बड़े बड़े लोग वहाँ जाकर सब सारी साधुता खत्म हो जाती है। तो जी, अभी लगता है कि स्त्री और पुरुष के संबंधों को हम ठीक से समझ नहीं पाए हैं। क्या एक लेखन के लिए, एक लेखक के लिए जरूरी नहीं है कि वो इसको अलग करे, माने सेक्स को अलग करे, और स्त्री पुरुष संबंध में कैसे निभाया जाए कि स्त्री को भी सम्मान मिले और पुरुष को भी सम्मान मिले। तो वहाँ तो ये स्त्री कभी स्वीकार करेगी नहीं, सी वॉन्ट अलाउ कि आप जाके छुट्टे सांड की तरह ये करो। लेकिन अगर छुट्टे सांड की तरह वो नहीं चलें तो उतनी अच्छी रचना आएगी नहीं उनसे, वो सितार बजेगा नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत जटिल प्रश्न, मैं भी इसका समाधान नहीं कर पाया। मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया था जो किसी दूसरी लड़की से इन्वॉल्व थे, उनके पति, और पूछा। उनका ये था कि मैं चूँकि मतलब पूरी बिरादरी में, लेखक बिरादरी में, उस उधर की मैं भसुर की तरह हूँ कि समझावा इनका समझावा, इनका का होखता। तो क्या मैं क्या बताऊँ? मैं समझ नहीं पाया कि मैं कैसे समझाऊँ, क्योंकि वो कहाँ से चीज़ें ग्रहण कर रहा है वो। उसकी तरफ देखता हूँ तो वो ठीक है, उसकी तरफ देखता हूँ तो वो ठीक है। ये बहुत ही जटिल प्रश्न है सेक्स का मुद्दा। और मैंने बाद में निष्कर्ष निकाला एक, आप हँसेंगे, कि ये जो शादी है ना, शादियाँ या ब्याह या प्यार या वगैरह वगैरह, इसकी टाइम लिमिट होनी चाहिए, 5 साल, 2 साल, 3 साल। इसका फिर से बैठ कर के आपस में फैसला करें, रो करके गा करके, जैसे भी हो, कि हम लोग रहे साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, हम तो यही रहेंगे। तो मैंने बेवकूफ़ी भरा एक निष्कर्ष निकाला इसका, लेकिन देखा कि ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, जी। रह तो गई संजीव दिशाएं जी, इस। आप ये बताएं कि अभी आप क्या काम कर रहे हैं? आने वाले समय में क्या आ रहा है? आने वाले समय में अभी बीमार हूँ, और इसके बाद मुझे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, जी। इन्हीं पर मेरा काम है जो चल रहा हम्म, है। और चूंकि मेरा काम ही रिसर्च वर्क है, लगभग सारा का सारा रिसर्च वर्क, सच्चाइयाँ जो हैं, जो लोग बोलते हैं वो क्या सच है, मैं उसको वेरीफाई करता हूँ दूसरी जगह से वेरीफाई करता हूँ, तीसरी जगह, ऐसे करके ये वो देर हो जाती है। अभी देर हो रही है थोड़ी, वो हो जाएगा। इसके बाद एक ब्लाइंड पर एक लिखने की योजना है। मेरा एक मित्र है जो अंधा है, ही इज़ ब्लाइंड, एंड हिज वाइफ इज़ ऑल्सो ए ब्लाइंड, और तब भी वो संघर्ष किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका संघर्ष बहुत अकेला है, ऐसा वो 1 लाख रुपए मिनिमम पा रहे हैं, वाइफ भी, हस्बैंड, लेकिन है संघर्ष। मैंने सोचा तो है, और एक आदमी अगर मुझे मिल जाए तो मैं बोलता जाऊँ, लिखता जाए, तभी जाकर पूरा होगा, नहीं तो नहीं। ये सब मेरे कंधे उंधे दर्द करते हैं। आपने कितना कहा, मैंने लगभग 18 उपन्यास लिखे। जी। हम्म, उसमें बाद में तो मैंने छोटा छोटा कर दिया है, उनके हम्म, कलेवर को भी छोटा कर दिया है। जैसे महेंद्र मिश्र को हम्म, मैंने छोटा किया। अब क्या करें उनको, अब उनके हर चीज़ को
पूरी वर्णनात्मकता के साथ में अगर ये करूँ तो फिर दिक्कत है। तब इस पर भी उनके लड़के का फ़ोन आया, लड़के ने नाती का, मंदिर मिश्र का, आपको एक बार हमारे घर आ जाना चाहिए था, लोगों से मिल लेना चाहिए था, कुछ बातें साफ होती हैं। हमने कहा कोई भी फिल्मकार ये कोई भी राइटर कहीं पसंद नहीं होता अपनी फिल्म से। उसी तरह से कोई भी घर का सवांग कभी प्रसन्न नहीं होगा कि उनके नायक का, उनके बाबा का, आजा का, बाबा का जो डिपिक्शन हुआ उसमें वो सही हुआ। तो मैंने उनको प्रणाम किया, हमने कहा कभी देखेंगे। ऐसे बहुत सारे। ठीक है संजीव जी, हम लोग करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है बात करते हुए, हमारी जी। ये एक समय सीमा है, तो हम अपनी बातचीत को यहीं पर समाप्त कर रहे उसमें हैं। से टाइटल कर आप देंगे। जी, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस संवाद में जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। अभी आप नई धारा संवाद में सुन रहे थे हिंदी के प्रसिद्ध और वरिष्ठ कथाकार संजीव जी को। ये हमारा नई धारा संवाद के इस सीजन का आखिरी एपिसोड था। आप दर्शकों ने इसको बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपसे कोई भी एपिसोड छूट गया है और आप सुनना चाहते हैं, तो नई धारा के यूट्यूब चैनल पर आप उसे सुन सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।